अच्छा, अब सेकंड ईयर का पार्ट स्टार्ट हो गया। फर्स्ट ईयर का तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वो ख़त्म हो गया। सेकंड ईयर, अगर जो मेरे स्टूडेंट हैं ना वो जो वीडियो देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन आएंगे। और कूलम लॉ के क्वेश्चन वही है जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आए हैं। What is the increase in force between two charges if the separation between them is decreased by 50%? परसेंट से मत डरे, मतलब ये है कि जब भी परसेंटेज में देते हैं तो ओरिजिनल चीज़ क्या लेंगे, 100%। अब उस 100 का क्या है, आधा है, 50% है। यानी आपने दो चार्जेस के दरमियान क्या किया, व्हाट इज द इंक्रीज इन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ द सेपरेशन बिटवीन दिम इज व्हाट डिक्रीजेस बाय 50%। तो आपने कूलम लॉ में पढ़ा है कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस क्या है, इनवर्स है, लेकिन स्क्वायर में है। आपने तो डिस्टेंस को हाफ कर दिया। जब आपने डिस्टेंस को क्या किया, हाफ किया है, तो अगर आप डिस्टेंस को हाफ करें इस रिलेशन के मुताबिक, बहुत ही आसान है। तो अगर आप डिस्टेंस को हाफ करें, इसका स्क्वायर ले लें, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आएगा, आर स्क्वायर बाई 4। तो यहां पर आर बाई 4 आ गया, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर डिस्टेंस आर बाई 4 हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं कि यहां पर 4 टाइम्स है, इनवर्स रिलेशन है, बिकम 4 टाइम्स। शॉर्टकट इसके लिए क्या है, जो मैंने आपको क्लास में बताया था कि इसके लिए शॉर्टकट क्या है, एफ डैश इज इक्वल टू ओल्ड फोर्स, ओरिजिनल फोर्स एंड डिवाइड बाय व्हाट, इन स्क्वायर। यहां पर इन की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सिंपल है। इन की वैल्यू क्या है, यहां पर इन की वैल्यू क्या है, 50% है, यानी हाफ हो गया, 1/2 हो गया। कितना हो गया, 1/2। अब यहां पर क्या पुट करें, एफ डिवाइड बाई इन की वैल्यू पुट करें 1/2, इसका स्क्वायर ले ले। जब इसका स्क्वायर आप लेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, ये 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4f। ये मैंने आपको क्लास में ये शॉर्टकट भी बताया, ये एमसीक्यूज भी किया था। चैलेंज आप देख सकते हैं, अपने कॉपी को, अपने नोटबुक को चेक करें। According to the Coulomb's law, what happened to the electrostatic force between 2 point charges if the distance between them is double? Oh, if the distance between them, again same question, लेकिन अब आपने डिस्टेंस को डबल किया है, आर स्क्वायर। अगर आपने डिस्टेंस को डबल किया है तो आर की जगह क्या पुट करेंगे, 2r, इट इज ए न्यू फोर्स। तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट 4r स्क्वायर। तो यानी 1/4 हो जाएगा। आपके पास दोबारा वही शॉर्टकट यूज करें, एफ डैश इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एन स्क्वायर। इन की वैल्यू कितनी है, इन की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर ले ले, कितना आ जाएगा, दैट इज एफ बाई व्हाट, 4। तो है इसमें द फोर्स बिकम 1/4, यस यस यस, द फोर्स बिकम हाफ, नो नो नो, द फोर्स डबल, नहीं नहीं, डिस्टेंस के बढ़ाने से तो फोर्स कम हो जाते हैं। द फोर्स बिकम 1/4, द फोर्स बिकम हाफ, द फोर्स बिकम डबल, ये तो नहीं हो सकता। द फोर्स बिकम रिमेन कांस्टेंट, ये भी उड़ गया। द फोर्स बिकम हाफ, अगर आपके पास ये सिंपल स्क्वायर में नहीं था तो फिर ये ठीक था, लेकिन रिलेशन तो स्क्वायर में है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। आसान है, शाबाश, यू कैन डू इट। व्हाट डज 1 कूलम रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ चार्ज? The amount of charge transported by current of 1 ampere in 1 second, the charge of 1 proton, the charge of 1 electron, the charge required to, नहीं 1 कूलम बराबर होते हैं अगर आपके पास एक वायर में कितना करंट फ्लो करे, 1 एम्पियर, और कितने टाइम में, 1 सेकंड में, इट इज इक्वल टू 1 कूलम। ये तो सिंपल 1 कूलम का डिफिनीशन है इन टर्म ऑफ करंट। The 2 points charges, this is Q1 and this is Q2, placed at a point A and B respectively, which separated by a distance 2d. What is the electrostatic potential at the midpoint? Electric potential की बात कर रहे हैं, V की बात कर रहे हैं, at the midpoint। तो एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है नेगेटिव। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2d है, इतना डिस्टेंस है। और इस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड कितना है, +5 है, और इसका भी कितना है, -5 है। अगर मैंने बताया था क्लास में, अगर दो चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड सेम है,
इसको आप डाइपोल भी कह सकते हैं, ये डाइपोल है। तो ये चार्ज यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट करता है वो प्लस वी, और ये चार्ज नेगेटिव है, ये जो यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट करेगा वो माइनस वी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने पोटेंशियल पैदा किया +10, दूसरे ने यहाँ पर पोटेंशियल पैदा किया कितना, -10। तो एट द मिड पॉइंट द पोटेंशियल विल बी व्हाट, एट द मिड पॉइंट द पोटेंशियल विल बी व्हाट, 0। तो क्या ये ऑप्शन है इसमें? एट द मिड पॉइंट द पोटेंशियल इज दिस वन, नो। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फिर आप आंसर निकालते, क्लियर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो मिड पॉइंट द पोटेंशियल विल बी 0। ये आसान क्वेश्चन है, ये बुक में न्यूमेरिकल है, वो उधर देख लें। In the case of a parallel plate capacitor, when the distance between the two plate is reduced to half, capacitance का इक्वेशन लिखते हैं epsilon naught A divided by what, D, and the area of the plates double the capacitance when the distance between the two plates is reduced to half। हमने क्या किया, C डैश मालूम करते हैं, चेंजेस करते हैं डेटा के मुताबिक। एरिया को हमने डबल किया, डिस्टेंस को कितना किया, डिस्टेंस को हमने किया हाफ, तो ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। तो कितना आ गया, डबल, द कैपेसिटेंस इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, यस 4 टाइम, करेक्ट ऑप्शन ये आ गया। ये भी मैंने क्लास में किया था, सीरियसली। आप जब बाज़ लोग कहेंगे, बाज़ लोग जब वीडियो देखेंगे तो बाज़ लोग ये मतलब इसको एक इस तरह एक जोक के तौर पर लेंगे कि सर आपने तो ये सारे क्वेश्चन किए थे। बिल्कुल मैंने ये सारे क्वेश्चन किए हैं, जो किए हैं, झूठ नहीं बोलूँगा। बल्कि जो जिनको ये लगता है कि सर ए भी बढ़ा रहेगा तो आ जाए, बल्कि वो लेक्चर तो हमने 2 महीने पहले लिए हैं। उन स्टूडेंट के वो कापी को चेक करे, वो स्टूडेंट को मैं बुलाऊंगा, आप उन कापी को चेक करेंगे, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, आप खुद देखेंगे। और ये तो इस तरह नहीं है, इट्स मैटर ऑफ व्हाट एक्सपीरियंस। मैं 10-12 साल से ईटा पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं होगा तो किसको पता होगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, मैंने क्या पढ़ाना है, मैंने क्या नहीं पढ़ाना। जब इंशाल्लाह आप डॉक्टर बन जाएंगे और आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाएं, आप स्पेशलाइजेशन करें, आपका प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर मरीज आते हुए आपको पता चल जाता है कि भाई इसमें क्या मसला है, इसको क्या तकलीफ है, उसको क्या मसला है, बगैर बताए आपको पता चल जाता है। तो हमें पता है, हम 10-12 साल से यही ईटा प्रिपरेशन करा रहे हैं और यही ईटा एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट हमने निकाले हैं, वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, KMC में, अयूब मेडिकल कॉलेज में, बहुत से कॉलेज में हमने हमारे ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से स्टूडेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं। तो हमें पता होता है कि क्या पढ़ाना है और किस तरह पढ़ाना है। ये जो बास टीचर होते हैं ना, और आपको जो मुश्किल एमसीक्यूज करते हैं, जो खुद भी बोर्ड पे 5 और 6 मिनट में सॉल्व नहीं करते, ये तो मैं बार बार इन टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली पैटर्न के मुताबिक आप पढ़ाया करें। ठीक है, थोड़ा लेवल हाई भी रखे, लेकिन इतना भी नहीं कि पैटर्न कुछ और है और आप कुछ और पढ़ा रहे हैं। भैया आप बॉलर हैं और मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं बैटिंग की, तो मैं तो आपकी बैटिंग को उस तरह परफेक्ट नहीं कर सकता। आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो क्या है, वो तो आपकी फॉर एग्जांपल बॉलिंग है या बैटिंग है, तो मैं उसमें आपको एक्सपर्टी दूंगा। तो भाई जिस तरह पैटर्न है उसी के बारे में स्टूडेंट को गाइड करें, उसी तरह उसको ट्रेन करें। तो हम यहाँ पर क्लासेस में ज़्यादातर हमारे जो कुलीग्स हैं वो क्लास में कुछ पता नहीं इंडियन बुक्स को, भाई आप इंडियन बुक्स को फॉलो करते हैं, बेशक फॉलो करें। इंडियन का सिलेबस बड़ा एडवांस है, हमारे सिलेबस में और इंडिया के सिलेबस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हमारे ज़्यादातर 80% टीचर इधर एकेडमी में वही मटेरियल बोर्ड पे कॉपी पेस्ट करते हैं, और ये इंतहाई गलत ट्रेंड है, इंतहाई गलत ट्रेंड है। जो आपका टेक्स्ट बुक है, जो आपका पैटर्न है, खैर है, उससे 5% 6% थोड़ा आगे चले जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सिर्फ वो इंडियन बुक को कॉपी पेस्ट करें। इधर आपका सिलेबस उसके मुताबिक है नहीं। उनके फिजिक्स के पोर्शन में तो इंटीग्रेशन भी है, डेरिवेशन भी है, तो क्या आप उनको इंटीग्रेशन और डेरिवेशन पढ़ाते हैं? नहीं, वो तो बड़े एडवांस लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं। उनके जो टेस्ट पैटर्न होते हैं वो भी बड़े एडवांस लेवल के होते हैं, वहाँ पर ये मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट होते हैं, लेकिन वो बड़े एडवांस और उनका सिलेबस भी बड़ा एडवांस लेवल पे हैं। तो काइंडली मैं स्टूडेंट को भी है कि भाई ये जो बंदा, जो भी टीचर है, चाहे वो मैं हूँ या मेरा कोई और कुलीग है, वो आउट ऑफ द वे जाते हैं तो वो आपको कोई हेल्प नहीं देगा। आप पिछले टेस्ट को देके, इस टेस्ट को देके, नम्स के टेस्ट को देके आपको पता चल जाएगा इन एकेडमियों ने हमें, इन एकेडमियों के टीचर ने हमने क्या पढ़ा था और क्या आया है।
और ये मैं बार बार क्लास में कहता हूँ, मैं स्टूडेंट को पहला वही पैटर्न समझाता हूँ कि जिस पैटर्न के MCQs आते हैं, हाँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जाता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाता कि स्टूडेंट का माइंड सिर्फ उस एक्स्ट्रा की तरफ जाने जाए और जो ओरिजिनल मटेरियल है वो उससे रह जाए। तो मेरे इन बातों को पे आप हमेशा, हम पाकिस्तानियों की ये नेचर है कि बस जिधर रस ज़्यादा हो, जहाँ पर कोई बंदा मशहूर हो तो उसके पीछे बस भागते रहते हैं। भाई आ जाए, आप डेमो क्लासेस ले ले 4-5 दिन, सिर्फ नाम के पीछे मत आए। डेमो क्लास ले, फिर आपको पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड का पता चल जाएगा कि कौन पैटर्न के मुताबिक पढ़ा रहे हैं, किसका कंसेप्ट क्लियर है, कौन किस तरह पढ़ाता है, ये आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। अब तो आप मिच्योर हैं, जो लोग रह गए ना तो वो ब्लाइंडली किसी भी एकेडमी में एडमिशन न करें। काइंडली मैं उनके पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उन स्टूडेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस एकेडमी में भी आप MD-CAT की प्रिपरेशन के लिए एडमिशन करेंगे, पहले वहाँ पर जाएं। अगर आपको वो डेमो क्लास के लिए अलाउ करते हैं, वहाँ पर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो ठीक है, आपको वो पैटर्न के मुताबिक पढ़ाते तो ठीक है, पैटर्न को भी देखें। अगर वो बहुत आउट ऑफ द वे जाते हैं तो वो आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, लेकिन ये सच्चाई है, सच में कह रहा हूँ। तो 142, if the dielectric material between the plates of the capacitor is removed, what happened to the electric field between the plates? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, और डाइलेक्ट्रिक मतलब ये है कि पहले इनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, अब इनके दरमियान कोई आपने ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इससे हटा दिया। जब इनके दरमियान ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो जाता है, ये पोलराइज हो जाते हैं, इसके नेगेटिव चार्ज इधर आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाते हैं। तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन अगर आप इससे ये निकालते हैं, अब आपने इन प्लेट से ये डाइलेक्ट्रिक आपने निकाल दिया, आपने इससे ये डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया। अगर आपने इससे ये डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया तो फिर क्या होगा, अगर आपने इनसे ये डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया तो फिर आपके पास क्या होगा, जाहिर बात है पहले तो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा था, अब तो डाइलेक्ट्रिक आपने निकाल दिया तो आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो पोलराइजेशन की वजह से प्लेट्स के दरमियान जो ओरिजिनल फील्ड था वो कम हो रहा था, लेकिन अब ये मीडियम नहीं है तो किसको पोलराइज करेगा, तो जाहिर बात है वो पोलराइजेशन का इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो ज्यादा हो जाएगा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल व्हाट इंक्रीजेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो, नो द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, यस द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन द सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन द सेम तब रहता है ना, ये पॉसिबल, ये ऑप्शन पॉसिबल है जब उसके साथ बैटरी अटैच हो। अगर बैटरी अटैच हो तो फिर ये पॉसिबल है, फिर प्लेट से कुछ चार्जेस में भी चले जाएं और आपके पास कहें जितना फील्ड था वही फील्ड रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ जिक्र नहीं है कि सोर्स अटैच है कि नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि ये ऑलरेडी एक चार्ज कैपेसिटर है, करेक्ट ऑप्शन यही सी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन विद ए डिक्रीज इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिक्रीज करने से, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सी डैश रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू सी बी क्यूब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंक्रीज करने से, डिक्रीज करने से तो आपके पास क्या है, कैपेसिटर इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ व्हाट, नहीं इससे तो नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। ये जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा करते तो आपके पास क्या हो जाते हैं, यानी कैपेसिटर इंक्रीज विद डिक्रीज इन व्हाट, तो इसके डिक्रीज करने से तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाते हैं। प्लेट एरिया के साथ क्या है, प्लेट एरिया के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप प्लेट एरिया कम कर देते हैं तो फिर तो कैपेसिटेंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और वो देखते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, अच्छा परमिटिविटी या प्लेट सेपरेशन, हाँ प्लेट सेपरेशन और
डी यानी कैपेसिटेंस इनके दरमियान क्या है, इनवर्स है। तो अगर आप डी को कम कर देते तो कैपेसिटेंस क्या हो जाते, ज्यादा हो जाते। करेक्ट ऑप्शन इज डी। द IV ग्राफ फॉर नॉन ओहमिक मटेरियल इज ऑलवेज व्हाट, हॉरिजॉन्टल लीनियर, ये तो कर्व होते हैं, इज ऑलवेज कर्व, ये ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन ये है, तो वो तो हमेशा कर्व होता है। हॉरिजॉन्टल तो पॉसिबल नहीं है, लीनियर तब पॉसिबल है जब आपके पास क्या है, कंडक्टर हो। परपेंडिकुलर भी पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, कर्व। वो तो आपके पास इस तरह होते हैं, अगर आप किसी फिलामेंट के लिए निकालते हैं या आप किसी सेमीकंडक्टर के लिए, तो वो तो कर्व होते हैं आपके पास इस तरह। The temperature coefficient of resistance is defined as increase in the resistance per ohm original resistance per degree raise in temperature, unit increase in electric current, unit decrease no, per degree raise in temperature। ये temperature coefficient का simple definition है। temperature coefficient is equal to del R divided by R naught delta T। So change in the resistance per original resistance per degree raise in temperature is called temperature coefficient. For metal, the temperature coefficient of resistance is what? Infinity, no. Negative, no. Metal के लिए तो नहीं होता। Positive, yes, ये positive होते हैं। Temperature coefficient for metallic conductor is always what? Positive। अब एक बात है, मैं इस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि तमाम मेटल जो है वो कंडक्टर हो, बाज़ मेटल इस तरह भी है कि वो नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो ज़्यादातर हम जिस मेटल की बात करें वो कंडक्टर्स हैं, तो इसलिए सिलेबस के मुताबिक। लेकिन अगर आप शरीयत के मुताबिक, फिजिक्स के शरीयत के मुताबिक देखिए तो ऑल मेटल आर नॉट कंडक्टर। तो अगर मेटालिक कंडक्टर सही टर्मिनोलॉजी फॉर मेटालिक कंडक्टर, तो फिर अब ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने ये इसको मैंने इस तरह जस्टिफाई किया कि हमारे कोर्स में हमने ज़्यादातर जो डिस्कस किए वो मेटालिक कंडक्टर हैं, तो इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर आप मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सो द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। इफ R1 and R2 respectively the filament resistance of resistance 100 watt and 20 watt designed to operate on the same voltage, the power of power की बात कर रहे, the power operated on the same voltage, the power of R1 is 2 times R2 तो निकालते हैं, सेम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। आपके पास पावर गिवन है, ये है सपोज आपके पास है पावर P1 और ये है आपके पास पावर व्हाट P2, ये है पावर गिवन है। तो क्वेश्चन क्या है, अब हम निकालेंगे दैट इज व्हाट, वोल्टेज तो सेम है P1 डिवाइड बाई P2 और मेन इक्वेशन यूज करेंगे P इज इक्वल टू व्हाट, शाबाश, V स्क्वायर डिवाइड बाई R। वोल्टेज तो वैसे भी सेम है, तो पावर और रेजिस्टेंस के दरमियान रेशो है, तो R2 डिवाइड बाई व्हाट, R1। तो इसका मतलब ये है कि पावर और रेजिस्टेंस के दरमियान क्या है, इनवर्स है। तो जिसका पावर क्या होगा, जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो फिर बात करते हैं कि क्या निकालते हैं, पावर कितना है, P1 कितना है 100 और P2 कितना है 200, ये P2 है। P1 कितना है, P1 है, अच्छा तो ये तो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा R2 डिवाइड बाई R1। जब भी इनवर्स रिलेशन होगा तो रेशो उल्टा आएगा, तो आपके पास आएगा शाबाश R2 डिवाइड बाई R1, ये कितना आ गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज 2R2 इज इक्वल टू व्हाट, R1। तो लिखा है कि R1 इज 2 टाइम्स R1 इज 2 टाइम्स R2, R2 इज 2 टाइम्स R1, R2 इज 4 टाइम्स R1, R1 इज 4 टाइम्स R2। देखो द सेम वोल्टेज दिन पावर ऑफ, पावर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो रेजिस्टेंस की, कि उसके रेजिस्टेंस के बारे में आप क्या कह सकते हैं।
ये यहाँ पर कुछ आपने क्वेश्चन किसी मतलब आप यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन है कि फिर रेजिस्टेंस के बारे में आप क्या, अगर पावर गिवन है तो फिर रेजिस्टेंस के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये तो बुक का एमसीक्यूज भी है, बुक का एमसीक्यूज ये बुक में है, एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी है। मैं जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जो मैंने संडे टेस्ट अपलोड किया था उसमें भी देखिए ये क्वेश्चन है, वहाँ पर भी सिर्फ डेटा थोड़ा चेंज है। तो यहाँ पर R1 किसके बराबर आ गया, 2R1। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। The maximum power transfer theorem states that the maximum power is delivered to the load when the load resistance is half of the resistance. ये option नहीं half of the resistance के बराबर नहीं है। The load resistance is 0. The load resistance is equal double of the source. The load resistance ये तो क्या है, maximum power theorem का statement है कि आपके पास आपका आउटपुट पावर कब मैक्सिमम होगा, आपका आउटपुट पावर कब मैक्सिमम होगा, जब आपके पास आपका लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर हो, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, देन लोड विल गेट व्हाट, मैक्सिमम पावर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अनदर यूनिट ऑफ व्हाट, चार्ज। नो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चार्ज है कूलम, और ये वोल्टेज है वोल्ट। कूलम वोल्ट तो ये तो एनर्जी का, ये तो जाउल के बराबर है, ये तो जाउल के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन मीन्स यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और वोल्ट तो कूलम वोल्ट इज इक्वल टू जाउल। इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, नो ये तो नहीं है। करंट, नो। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, यस। पावर, नो, इट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, एनर्जी। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। Which of the following is correct statement about the electromagnetic force acting on the electron? Force on acting is equal to the electron charge. नहीं ये तो नहीं है, ये तो तब पॉसिबल है ना। मेन इक्वेशन ये है, F is equal to what, QVB। जब आपके पास क्या है, वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकंड हो, मैग्नेटिक फील्ड भी 1 हो, तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाए। फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन चार्ज, फोर्स एक्टिंग इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। फोर्स एक्टिंग इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन इज, ये परपेंडिकुलर एंटर हुआ है। जब परपेंडिकुलर एंटर हुआ है तो फिर तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल कितना है, 90। अगर एंगल 90 है तो फिर आपके पास जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, QVB के बराबर होगा। और क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, EVB, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये मैक्सिमम होगा। फोर्स एक्टिंग इज मैक्सिमम, यस। जीरो फोर्स, नहीं जीरो तो नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इज केट। फॉर ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग विद ए वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज व्हाट। तो ये तो गलत है, फोर्स की बात कर रहे हैं, ये भी गलत हो गया। ये दो ऑप्शन इन पे सोचा जा सकते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर डिवीजन में आए तो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वेरी इजी, दैट इज व्हाट, Q इज इक्वल टू V क्रॉस B। पहले V लिखेंगे, फिर बाद में क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। Which of the following statement is true about the magnetic field inside a solenoid? Solenoid, अब ये क्वेश्चन जो है बुक में, सिलेबस में solenoid का टॉपिक नहीं है, एम्पेयर लॉ नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एक solenoid होता है। सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस तरह होता है, सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो बिल्कुल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड, बिल्कुल पैरेलल। इसी तरह ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, यस। इट इज सर्कुलर अराउंड द वायर, नो। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द एंड्स ऑफ द सॉलिनॉइड, नो। इट इज जीरो व्हेन द करंट फ्लो थ्रू इट, इट इज जीरो व्हेन द, नो जीरो तो नहीं हो सकता। इट इज अलोंग, इस पे सोचे जा सकते हैं। ये गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 meter long copper rod is moving with a speed of 20 meter per second in a magnetic field of strength this. What is the value of induced EMF? This is called motional EMF, which is आपके पास बराबर है BLV। यहाँ पर लेंथ ऑफ द रॉड कितना है, लेंथ ऑफ द वायर कितना है, 1। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.6। लेंथ कितना है, 1। स्पीड कितना है, 20।
तो आपके पास आएगा 0 पॉइंट, ये 1 है, ये 1 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 20, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे 0 लगाएंगे तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ 12 वोल्ट। आसान है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था लेकिन ईजी था। ये तो मैं बार बार क्लास में कहता था कि जो सिलेबस में जो टॉपिक है उससे आगे पीछे टॉपिक पढ़ा करो, सिर्फ रीड किया करो। ये तो मैंने कहा था बार बार क्लास में। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल तो वो तो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पे, और उसके साथ रिलेशन ये है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूज, नो वायर के इंडक्टेंस तो उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इंडक्टेंस तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो उस इंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करते, एरिया पे डिपेंड करते, उसके परमिबिलिटी, उसके अंदर कि किस मीडियम के इर्द गिर्द आपने उसकी वूंडिंग की है, उसकी परमिबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, उसके नंबर ऑफ टर्न पे, टाइप ऑफ इंसुलेशन यूज ऑन द वायर, नहीं वो इंसुलेशन पे तो डिपेंड नहीं करता। इंसुलेशन तो हम इसलिए यूज़ करते ताकि वो शॉर्ट ना हो जाए। वो वायर्स जब हम वो क्या है जो इंडक्टर उसकी वुंडिंग करते हैं ना, तो उसके ऊपर जो हम इंसुलेशन करते हैं कॉपर यानी जो कोटिंग करते हैं ताकि वो एक दूसरे से शॉर्ट ना हो जाए, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। वोल्टेज अप्लाइड टू द कॉइल, नो वोल्टेज तो ज़ाहिरी बात है, वोल्टेज अप्लाइड टू द कॉइल उस पर तो डिपेंड नहीं करता, वो तो डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट है। ये जो इंडक्टेंस है ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपके पास डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, आप पे डिपेंड करते हैं म्यू नॉट और एन स्क्वायर और ए एल, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी, एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ए इज द एरिया ऑफ द इंडक्टर, लेंथ, एल इज द लेंथ, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। सो इट डिपेंड अपॉन व्हाट, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए। The direction of induced current is determined by what, एम्पेयर लॉ। इंड्यूस करंट की बात करते हैं, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन तो हम एम्पेयर लॉ के जरिए से नहीं करते। फेराडे लॉ तो हमारे पास क्या है कि जो ईएमएफ पैदा होगा उसका मैग्नीट्यूड किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो फेराडे लॉ तो हम तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन नहीं देता, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। लेंज लॉ, यस, इस पे सोचा जाए। ओहम्स लॉ, नहीं ओहम्स लॉ तो इट्स रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस, ये तो करंट के डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन सी, कैट। लेंज लॉ इज कंसिस्टेंट विद व्हाट, एम्पेयर लॉ, फेराडे लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन दोबारा बार रिपीट हुआ है, इजी है। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज व्हाट, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यस, आसान है। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द बेस ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। When the p-n junction is reverse bias, its reverse bias current is of the order of, सिर्फ बुक का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। गीगा एम्पियर नहीं, किलो एम्पियर नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं होता, वो तो अगर फॉरवर्ड बाइस भी तो इतना नहीं होता। मेगा नहीं, सही है, मेगा और किलो तो नहीं होता, वो तो अगर फॉरवर्ड बाइस में भी है, सही है। माइक्रो एम्पियर, यस, अगर रिवर्स बाइस में करंट फ्लो करते तो वो किसकी वजह से, माइनॉरिटी करंट की वजह की। फॉर एग्जांपल पीएन जंक्शन है और आपने उसको रिवर्स बाइस किया तो पी साइड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन है और इन साइड में भी कुछ होल्स हैं, तो उन माइनॉरिटी करंट, माइनॉरिटी चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ करंट मौजूद होता है रिवर्स बाइस में भी, और वो कितना होते हैं, वो माइक्रो या नैनो एम्पियर में होते हैं। करेक्ट ऑप्शन ये है, आसान है। द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग फोटॉन, ये तो आसान है ना, ये तो आसान है कि जो फोटॉन का जो मोमेंटम होते हैं वो किसके पते, P इज इक्वल टू H डिवाइड बाई व्हाट, लेम्डा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सही है, ये तो बराबर है H डिवाइड बाई व्हाट, लेम्डा, सिंपल इक्वेशन है। क्लास में क्या बताया था, क्लास में ये बताया कि 4-5 क्वेश्चन सिर्फ इक्वेशंस पे आएंगे, सिंपल इक्वेशन के बारे में पूछेंगे, ये वही इक्वेशन है। In every instant of time, wavelength associated with a freely falling body is what? These are called de Broglie waves. De Broglie waves have what? Direct relation, inverse relation with the speed of the moving object. मेन इक्वेशन ये है, लेमडा इज इक्वल टू, अभी लिखा है H डिवाइड बाई व्हाट, mv। कोई भी चीज जब नीचे गिर रहा है, अब ये मार्कर मेरे हाथ में है, इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन जैसे ही ये नीचे आ रहे हैं तो हर सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आता है। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी है 10, दूसरे सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी है 20, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर डी ब्रोगली वेव्स जो पार्टिकल वेव्स हैं
वेव्स एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, तो स्पीड तो बढ़ रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगा, स्पीड बढ़ रहा है, सॉरी स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस, यस, इंक्रीज 2 टाइम, नो नो नो, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज 4 टाइम, नो नो नो, simple decreases. As per second photoelectric experiment, photoelectric effect does not occur if the frequency of the incident wave is less than equal to the 3 times of 2 times. अगर बराबर है या ज़्यादा है तो फिर तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे. जब क्या होगा, when the incident photon frequency is below, when the incident photon frequency is below the frequency of threshold frequency, then no electron will be emitted. This is the correct option. If an electron in the hydrogen atom jump from second to the first order, the emitted radiation is what? This is called Lyman. This is called what? This is called what? Lyman series. इलेक्ट्रॉन आते हैं कहाँ से? इलेक्ट्रॉन आते हैं कहाँ से? सेकंड से किस में आते हैं? 1 में आते हैं. तो वेवलेंथ किसके बराबर होगा? लेमन सीरीज के लिए फार्मूला क्या है? 1/λ क्या है? दैट इज व्हाट? R. और यहाँ पर क्या है? 1 स्क्वायर है ना, सॉरी यहाँ पर 1 स्क्वायर है. तो और यहाँ पर क्या है आपके पास? P है. और P की वैल्यू आपके पास क्या है? P की वैल्यू क्या है आपके पास? N की वैल्यू यहाँ पर क्या है? N की वैल्यू 1 है. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो 2 से 1 में आते हैं. तो आप क्या पुट करेंगे? दैट इज R इज इक्वल टू व्हाट? 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई व्हाट? 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा. तो आपके पास क्या है? दैट इज 1 माइनस 1/4. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम यानी मिनिमम वेवलेंथ. तो आपके पास क्या आएगा? R इसके साथ लिखा करें, ये कांस्टेंट है, तो ये आपके पास आएगा 3/4. लेकिन आपने लेमडा मालूम करना है. 3 बाई व्हाट? सॉरी 3 बाई व्हाट? 3/4. R इसके साथ है, लेकिन आपने लेमडा मालूम करना है. तो फिर इसको उल्टा करें तो आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज 4 डिवाइड बाई 3R. तो क्या ये ऑप्शन है? 3 डिवाइड बाई 4R. यस, 4 डिवाइड बाई, सॉरी 4 डिवाइड बाई, यस 4 डिवाइड बाई व्हाट? 3R. ये नहीं है, ये है आपके पास. करेक्ट ऑप्शन ये है. ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल रेडिएशन दैट रेडिएट inconsistently all wavelength, distantly या equally unequally. inconsistently वो होता है ना जो एक दूसरे के क्लोज नहीं होता, जो एक दूसरे के क्लोज नहीं होता. So black body is an ideal radiator that radiate all types of wavelength. ये तो ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ. ऑल टाइप्स का वेवलेंथ मतलब ये है कि इसमें मैक्सिमम भी होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर होते हैं वो वेवलेंथ होते हैं, वो होते हैं जिनका कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो जिनका वेवलेंथ क्या होते हैं, कुछ ACB फोटॉन एमिट करते हैं ऐसे रीजन में. जब टेम्परेचर हाई होता है तो उस रीजन में ये जो फोटॉन एमिट करते हैं वो मैक्सिमम फोटॉन एमिट करते हैं, तो वो वेवलेंथ उसको हम कहते हैं लैम्डा मैक्स कहते हैं. तो इनकंसिस्टेंटली that radiate inconsistently all wavelength, distantly, equally, unequally. देखो inconsistently का मतलब ये है, consistently का मतलब ये है, inconsistently का मतलब ये है कि क्लोज नहीं है. inconsistently का मतलब ये है कि क्लोज नहीं है. अच्छा स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन पे जो मैंने जितना सोचा है ना कि वो वेवलेंथ तो इक्वली नहीं होते, इक्वली तो नहीं हो, ये ऑप्शन नहीं हो सकते, मतलब तमाम वेवलेंथ तो इक्वली नहीं होते, उसमें हर किस्म के वेवलेंथ होते हैं. और आपके पास क्या होते हैं जो मेरे मुताबिक अनइक्वल या इनकंसिस्टेंटली, इन 2 ऑप्शन में. लेकिन स्टेटमेंट बुक के मुताबिक मैं इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा, अनइक्वली होगा. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन. मास नंबर ए रेफर टू व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास नंबर की बात कर रहे हैं. नंबर ऑफ न्यूक्लियन. यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. मोबाइल में थोड़ा स्पेस कम हो गया, बैटरी डाउन हो रही है, तो उसकी वजह से मैं ये बाकी एमसीक्यूज थोड़ा जल्दी में करूंगा. ए इज व्हाट? ए नहीं है, ये ए नहीं है, ये लैम्डा है. टाइपिंग मसला है. ए ये लैम्डा है. लैम्डा इज व्हाट? ये आपके पास क्या है? ये डीके कांस्टेंट है. करेक्ट ऑप्शन ये है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, gamma ray camera can observe radiation from that are concentrated in the organ। देखो ये बुक के लाइन है, ये बुक के लाइन है। अगर आप बुक में देखें तो जो गेमा कैमरा है ना, उसका रीज़न है कि हम जब उस रेडिएशन को डिटेक्ट करते तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम गेमा रेस को पेनिट्रेट कर देते हैं और फिर उससे वो डिटेक्ट करते हैं। सो उससे हम जो डिटेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियंस नो न्यूट्रॉन, दैट इज़ व्हाट आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के ज़रिए से डिटेक्ट करते हैं। ये बुक की लाइन है, KPK का जो बुक है उसमें है, लेकिन इनडायरेक्ट नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली ये ऑप्शन उसमें गिवन है। A car is moving in a circular path at a constant speed. What provides the necessary centripetal force to keep the car moving in this path? कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं और वो यू टर्न ले रहे हैं तो वहाँ पर वो जो टर्न ले रहे हैं उस टर्न के लिए कुछ फोर्सेस हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें रेजिस्टेंट भी एज ए फ्रिक्शन फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स है, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। जो एयर रेजिस्टेंट है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रोविजन में हेल्प कर देते हैं। लेकिन क्या ये देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन है, देयर इज ए इनर्शिया रेजिस्टेंस, ये तो नहीं है। द कार मास पुलिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, यस इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द turn of the car, and this friction force provide what, centripetal force। Next question, which of the following pairs currently match a physical quantity at system international unit? कौन सा है जिसका जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट इसके साथ मेंशन करते हैं? तो ये तो एनर्जी का यूनिट तो जाउल है, एनर्जी का यूनिट तो न्यूटन नहीं है, और ये यहाँ पर न्यूटन कैपिटल मिलेगी, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये भी गलत है। फोर्स एंड जाउल ये भी गलत है। पावर एंड वाट, हाँ ये पावर जो है ये फिजिकल क्वांटिटी, ये इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। वेलोसिटी हाँ फिजिकल क्वांटिटी और ये इसका सिस्टम है, तो इसमें दोनों आना चाहिए, C और D दोनों आना चाहिए। अच्छा, इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी? ये तो इनर्शिया है, बहुत इजी है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट इज सिंपल द स्टेटमेंट द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। ए कार इन मोशन hits and gets crashed into a tree trunk. What is not considered? ये तो inelastic collision है, inelastic collision में डेंटिंग आती है और गाड़ी क्रैश हो गई। बिल्कुल आपके पास क्या है, गाड़ी आपके पास क्या है, वो क्रैश हो गई। जब गाड़ी क्रैश हो गई तो उसका शेप सब कुछ बिगड़ गया, तो ये तो इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक तो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी एलोन, मोमेंटम एलोन, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी नो, काइनेटिक एनर्जी एलोन, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हर किस्म के कोलिजन में वैलिड है। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज व्हाट, कोरिलेटेड विद ईच अदर। नो नो नो, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाते हैं तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होते हैं, वो तो कांस्टेंट होते हैं। सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट स्पेशली मैं वो उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में मुझसे ट्यूशन लिखा था, ये मैंने बोर्ड पे बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखा था कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। A ball is kicked horizontally from the top of a 10-meter high cliff with a speed of this. After 2 seconds, which of the following statement describe the horizontal component velocity this and while the vertical component is this? इस पे सोचा जा सकते हैं। The horizontal component is this and while the vertical vertical component, अच्छा सुनिए, the horizontal component is 30, वो तो कांस्टेंट रहता है, ये तो गलत है। horizontal component तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी दूसरा vertical component is velocity this, मतलब ये ऑप्शन तो उड़ गया। The horizontal component velocity is this and while the vertical component is no, ये भी गलत है, ये दो ऑप्शन तो उड़ गए। अब ये बात कर रहे हैं ना, 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, जब कोई चीज नीचे आ रही है तो हर सेकंड उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसके वर्टिकल कंपोनेंट में कितना इंक्रीज होगा पर सेकंड, 10, तो 2 सेकंड के बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 20, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। टाइम की कमी, स्पेस की वजह से मैं इसकी सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको एक्सेप्ट कर ले। हाउ डज एन एंगल बिटवीन द फोर्स अप्लाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन्फ्लुएंस द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट? वर्क इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द एंगल, नहीं ये तो गलत है। वर्क इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज 0, यस इस पे सोचा जा सकता है। वर्क इज नेगेटिव व्हेन द एंगल इज 90, नहीं, एंगल जब 90 हो तो वर्क डन तो 0 होता है।
वर्क इज 0, नहीं ये भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? बी। A nurse is pushing a wheelchair with the 80 kilogram patient sitting on it. How much work is done by the patient weight? देखो पेशेंट का जो वेट है वो चेयर में बैठे हुए, वो तो डाउनवर्ड एट कर रहे हैं और आप इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, उसका वेट इधर है। क्लियर? तो वेट फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ रहा है? एंगल तो 90 है। जब एंगल 90 है तो वर्क डन बाय द पेशेंट वेट इज व्हाट? 0, नो वर्क। If a constant force of 10 Newton is applied to an object of that is 5 meter, the direction, what is the work done? आप देखिए वर्क पे जो मैंने MCQs अपने चैनल पे अपलोड किए, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने डेटा चेंज किया है। यहाँ पर आपके पास क्या है? 10 है और ये भी 10 है, वहाँ पर मैंने सिर्फ डेटा चेंज है। बाकी चैनल पे मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे चैनल पे मैंने तकरीबन 1 महीने पहले वर्क पे MCQs किए थे और वो MCQs आप देखिए एग्जैक्टली ये वही MCQs आए, सिर्फ डेटा चेंज है। वहाँ पर आंसर वर्क डन इज इक्वल टू, दोनों सेम डायरेक्शन में, एफ एस। तो एफ कितना है? 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। तो आप बुक को, आप उस MCQs को मेरे चैनल पे चेक करें, बिल्कुल मैंने वहां पर आंसर 100 लिखे हैं, यहाँ पर आंसर क्या है? 50। बाकी क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा डेटा बस चेंज है बस। The escape velocity of a body in the gravitational field of Earth is depend on what? Angle on projection। ये तो गलत है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। Escape velocity is equal to what? 2rg। It does not depend upon what? Angle of projection। Both mass of the body नहीं, mass of the body पे, mass of the earth, yes, mass of the earth पे डिपेंड करता है। सही है, यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको इस इक्वेशन में नजर नहीं आता, लेकिन जब आप escape velocity को टर्म आप मास लिखते हैं, मास ऑफ अर्थ लिखते हैं तो डिपेंड करते हैं। मास ऑफ द बॉडी नहीं, ये तो गलत है। तो ये आपके पास हो गया। स्टूडेंट कितना, कुछ 1-2 मिनट है? अच्छा स्टूडेंट, ये हमने डिस्कशन की, इस डिस्कशन में आपको कहीं पर भी डाउट है कि सर आपने ये चीज़ कुछ इस तरह मतलब आपको शक आ रहा है, उस पर डाउट आ रहे, यू कैन डिस्कस विद मी। आप मेरे बिल्कुल चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हम इसको अलहम्द एकेडमी के पेज पे अपलोड करेंगे, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात कही कि उस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत से लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर जितनी भी टीचर्स है, ज़्यादातर टीचर आउट ऑफ द वे जाते हैं। काइंडली यही टेक्स्ट बुक हैं, आप यहाँ पर इस एकेडमी में आते हैं या नहीं है वो एक अलग इशू है, लेकिन काइंडली अगर आप ईटा को पास करना चाहते हैं अपने बुक के साथ स्टिक रहे। और हमारे इंशाल्लाह नए क्लासेस स्टार्ट हो रहे 22 से, फिजिकल भी स्टार्ट हो रहे और ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहे। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, काइंडली वो क्लासेस को ज्वाइन करें। आप सिर्फ डेमो क्लासेस ले ले, फिर आपको पता चल जाएगा। आप डेमो क्लासेस ले ले कि हम किस पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं। हम बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं और रेगुलर टेस्ट भी लेते हैं और आपको ट्रेन करेंगे। एट द एंड आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगी कि भाई इन टीचर्स ने जिस तरह पढ़ाए थे बिल्कुल टेस्ट उसी तरह आए हैं। और मैंने आपको डिस्कशन में बात ये भी कही कि भाई मैं 10-12 साल से ईटा पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि ईटा के MCQs कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई उसका मेंबर हूँ, नो, मैं उसका कोई मेंबर ना, मैं टेस्ट बनाता हूँ। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कहता हूँ, मुझे पता है कि इस टॉपिक को किस तरह पढ़ाना है, इसके पे किस तरह MCQs आते हैं। आई एम 100% सेटिस्फाइड कि मैंने अपने स्टूडेंट को जो पढ़ाए हैं एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह खैर है। डेटा इधर उधर 5 के बजाय 6, सही है, वो डेटा इधर उधर आ सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ाए हैं तकरीबन आपके पास क्या वो 80% बिल्कुल उन मटेरियल के मुताबिक आए हैं। तो थैंक यू सो मच, और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो किस तरह लगी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।